नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर परिवहन से संबंधित श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यह जानने वाले हैं कि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या कहलाती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों के कौन कौन से कार्य होते हैं, वो सारा चीज आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी को इसके पहले वाले वीडियो में परिचालन माध्यम के बारे में बताया था। मैंने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताया था कि परिचालन माध्यम क्या होता है, रक्त क्या होता है, रक्त का निर्माण कैसे होता है, रक्त के कितने भाग होते हैं, वो सारा चीज मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बताया था। दोस्तों, आपने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से यह जाना था कि रक्त के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। अर्थात प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं के मिलने से ही रक्त का निर्माण होता है। प्लाज्मा के साथ जब रक्त कणिकाएं जुड़ती है तब जाकर रक्त का निर्माण होता है। ऐसा आपने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से जाना था। दोस्तों, मैंने प्लाज्मा से जुड़े हुए कुल जितनी सारी जानकारी है वो भी मैंने आप लोगों को दे चुका था। बात करें रक्त कणिकाओं का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो अपने ठोस रूप में होती हैं, जबकि प्लाज्मा अपने द्रव रूप में होता है। बात करें रक्त कणिकाओं के भाग का, उनके प्रकार का, तो दोस्तों रक्त कणिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाओं के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा है रक्त पटिकाणु। तो दोस्तों, इन तीनों भागों में जो पहला भाग है लाल रुधिर कणिकाएं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बता दिया था। जो परिचालन माध्यम वाला वीडियो है ना, उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को लाल रुधिर कणिकाओं से जुड़े हुए जो जानकारी है वो मैंने दिया था। अगर जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। बिना उस वीडियो को देखे आप लोगों को बिल्कुल भी यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी श्वेत रुधिर कणिकाएं के जो परिभाषा है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं के जो परिभाषा है, इसके परिभाषा में कहा गया है श्वेत रंग की वे रुधिर कणिकाएं, क्योंकि रक्त कणिकाओं के ही भाग है कौन, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। परिभाषा में कहा गया है दोस्तों श्वेत रंग की वे रुधिर कणिकाएं। रुधिर का मतलब रक्त होता है। ठीक, याद रखिएगा, रक्त का हिंदी अर्थ होता है खून। बात आया समझ में। श्वेत रंग की वे रुधिर कणिकाएं जिसका आकार गोलाकार या अनियमित होता है, जिसका आकार गोलाकार या अनियमित होता है, उसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। यही है इसकी परिभाषा। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होते हैं उनकी आकृति बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती। जिस प्रकार से लाल रुधिर कणिकाओं के आकृति निश्चित होते हैं, वैसा दोस्तों आकृति बिल्कुल भी श्वेत रुधिर कणिकाओं के निश्चित नहीं होते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो दोस्तों अनियमित होती है, अर्थात किसी भी प्रकार की हो सकती है। गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है। किसी भी तरह से वो बाबू अपनी आकृति को प्रदर्शित कर सकती है। इसकी आकृति बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती। निश्चित ना होने के कारण ही हम कह सकते हैं कि श्वेत रुधिर कणिकाएं अपने आकृति को अनियमित रूप में प्रदर्शित करते हैं। बात आया समझ में। अगर हम बात करें यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होते हैं वो अपने आकृति को निश्चित रूप से प्रदर्शित करते हैं। अगर उसकी आकृति गोलाकार है ना, अगर
लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति गोलाकार है कटोरी के जैसा, ठीक है, कटोरी के जैसा उभयोतल अगर बाबू है उसकी आकृति, तो सभी कणिकाओं की आकृति आप लोगों को सेम ही मिलेगी, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप बाबू ये गोल गोल जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं इसी को कहा जाता है आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं। इसको कहा जाता है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। बताया समझ में? किसी किताब में लाल रक्त कोशिकाएं भी दिया रहता है, तो लाल रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रुधिर कणिकाएं ये दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है बल्कि सेम है। तो यहाँ पर देखिए इनकी आकृति निश्चित है, यहाँ पर जैसा आकृति आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेम वैसा ही आकृति यहाँ पर भी है, सेम वैसा ही आकृति यहाँ पर भी है, सेम वैसा ही आकृति यहाँ पर भी है। कटोरी नुमा गोल आकृति है, कटोरी नुमा जैसा, इसकी आकृति बिल्कुल भी अनियमित नहीं है। लेकिन बात करें दोस्तों हम लोग श्वेत कणिकाओं का, श्वेत रक्त कणिकाओं का, तो बाबू ये जो कणिकाएं होती हैं उनकी आकृति कैसी हो जाती है? उनकी आकृति अनियमित हो जाती है अर्थात विभिन्न प्रकार की हो जाती है। देखिए यहाँ पर अगर एगो श्वेत कणिका ऐसा रहेगा ना, अगर एगो श्वेत कणिका गोल रहेगा तो हो सकता है कि दूसरा का श्वेत कणिका बेलनाकार हो जाए, तीसरा का श्वेत कणिका ऐसा हो जाए, चौथा जो श्वेत कणिका है वो दोस्तों ऐसा हो जाए, ठीक है। बिल्कुल भी इनकी आकृति एक दूसरे के निश्चित नहीं होती, एक दूसरे के समान नहीं होती। आपने दोस्तों ये जाना था कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होते हैं वो अपने लाल रूप में होते हैं क्योंकि उन कणिकाओं में हेमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही उन कणिकाओं का जो रंग होता है वो दोस्तों लाल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें श्वेत रुधिर कणिकाओं का, तो दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाओं में बिल्कुल भी हेमोग्लोबिन उपस्थित नहीं रहते हैं। हेमोग्लोबिन उपस्थित न रहने के कारण ही जो ये कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर जो कणिकाएं हैं वो बाबू श्वेत रंग के होते हैं या फिर कह सकते हैं कि रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा श्वेत रंग की वे रुधिर कणिकाएं जिसका आकार गोलाकार या अनियमित होता है उसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। आप यहाँ पर आकृति देख सकते हैं, ठीक है। देखिए बाबू आकृति जो आप यहाँ पर आकृति देख रहे हैं ना, जो आप यहाँ पर आकृति देख रहे हैं ये सभी के सभी कणिकाएं कैसे हैं? तो ये सभी की सभी कणिकाएं श्वेत रक्त कणिका हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं ही हम इन सभी को बोलेंगे, इनकी आकृति ऐसा ही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आकृति दोस्तों इससे अलग है और ये जो आकृति है वो इससे अलग है, ये आकृति इससे अलग है और ये आकृति इससे अलग है, यानी कि एक दूसरे से ये अपने अलग स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। बात आया समझ में? आइए अब हम आगे दोस्तों चलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं से जुड़े हुए विशेषताओं के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम विशेषता के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम श्वेत रुधिर कणिकाओं से जुड़े हुए भाग्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू अगर हम बात करें पहले विशेषता का, तो पहले विशेषता में बताया जा रहा है श्वेत रुधिर कणिकाएं सफेद रंग की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन कणिकाओं में बिल्कुल भी हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हेमोग्लोबिन ना पाए जाने के कारण ही श्वेत रुधिर कणिकाएं सफेद रंग की होती है या फिर रंगहीन होती है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है श्वेत रुधिर कणिकाएं सफेद रंग की होती है जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। बताया समझ में? अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले विशेषता पर। अगला विशेषता है बाबू ये कणिकाएं गोलाकार या अनियमित आकार की होती है अर्थात इन कणिकाओं के जो आकार होते हैं, जो आकृति होते हैं वो एक दूसरे के अनियमित होते हैं, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते, बिल्कुल भी निश्चित नहीं होते हैं, जैसा कि लाल रुधिर कणिकाओं के होते हैं, ठीक है। अगला है बाबू यहाँ पर इनकी संख्या एक वयस्क मनुष्य में। अगर प्रश्न आएगा कि एक वयस्क मनुष्य में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी बताना बाबू एक वयस्क मनुष्य में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या 6000 से 9000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है अर्थात 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो होती है 6000 से 9000। समझना,
1 मिलीमीटर क्यूब आयतन में श्वेत रंग के श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या 6000 से 9000 के बीच होती है। तो आप समझ सकते हैं बाबू कि हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की कितनी ज़्यादा संख्या होगी। और इससे भी ज़्यादा संख्या किसका है? इससे भी ज़्यादा मात्रा में संख्या लाल रुधिर कणिकाओं का है, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाओं की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में उपस्थित है, हमारे शरीर के रक्त के साथ प्रवाहित तो होते हैं। बताया समझ में? याद रखिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं से जुड़े हुए, इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि हमें केवल मैट्रिक ही पास होना है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोग जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, तो आप लोगों का जो बेस होगा वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप लोग आसानी से किसी एग्जाम को दोस्तों क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे हम बात करें तो इसमें कहा गया है श्वेत रुधिर कणिकाओं में आकार परिवर्तन की क्षमता होती है। आकार परिवर्तन की क्षमता कहने का मतलब इनका आकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता। अर्थात अगर बाबू एक श्वेत रुधिर कणिका गोल है तो वो चाहे तो गोल से अंडाकार भी हो जाएगा, ठीक है। आपने ये तो जाना कि श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं वो अपने आकार को दोस्तों एक दूसरे से भिन्न प्रकट करती हैं, एक दूसरे से अलग अलग प्रकट करती हैं। कभी गोलाकार प्रकट करेंगी, कभी बेलनाकार प्रकट करेंगी, कभी हो सकता है दोस्तों कि अंडाकार प्रकट करेंगी, अर्थात अंडाकार प्रकट करें, लेकिन बिल्कुल भी एक दूसरे के समान प्रकट नहीं करेंगी। लेकिन एक चीज और समझना आप सभी दोस्तों की, अगर कोई एक श्वेत रुधिर कणिका अपने गोल रूप में है अर्थात गोलाकार रूप में है तो वो गोलाकार से बेलनाकार रूप में भी आ सकता है। अगर बेलनाकार रूप में है तो दोस्तों वो इस रूप में भी आ सकता है, ऐसे इस रूप में भी आ सकता है। वो अपने आकृति को बदल सकता है, उसके अंदर आकृति बदलने की क्षमता होती है। किसके अंदर? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर। श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर अपने आकार को बदलने की क्षमता होती है, लेकिन ऐसी क्षमता बिल्कुल भी लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं होती। उनका जितना आकृति होता है, जितना दोस्तों उनका आकार होता है, उतना ही आकार रहता है, उतना ही आकार फिक्स रहता है, बिल्कुल भी उसमें बदलाव नहीं होता, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया है इनकी आकृति लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी तो होती है किंतु इनकी संख्या उनसे बहुत कम होती है। अगर हम बात करें श्वेत रुधिर कणिकाओं की आकृति के बारे में तो दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाओं की जो आकृति होती है, इनका जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ा होता है। जितने साइज का लाल रुधिर कणिकाएं होते हैं उससे भी दोस्तों बड़ा होता है कौन? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी संख्या का तो दोस्तों जितना ज़्यादा संख्या हमारे शरीर में आरबीसी का होता है अर्थात लाल रुधिर कणिकाओं का होता है, उतना ज़्यादा संख्या बिल्कुल भी हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का नहीं होता, श्वेत रुधिर कणिकाओं का नहीं होता। क्योंकि श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम होती है। भले उसकी आकृति, उसका आकार लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ा हो जाए, लेकिन इनकी संख्या हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है इनकी आकृति लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी तो होती है किंतु इनकी संख्या उनसे बहुत कम होती है। आप समझ कर रखना, ठीक है। अगर आप समझ जाइएगा ना तो बाबू अगर परीक्षा में आएगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर स्पष्ट कीजिए, अर्थात लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप लोग आसानी से इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अंतर स्पष्ट करने नहीं आएगा तो मैं बाबू इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है इन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित रहता है। किन कोशिकाओं में? तो दोस्तों श्वेत रक्त जो कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त जो कणिकाएं हैं, उन कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित रहता है। लेकिन अगर हम बात करें लाल रुधिर कणिकाओं का तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं में बिल्कुल भी केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है। जो मैच्योर, जो प्रौढ़ अवस्था वाले लाल रुधिर कणिकाएं होते हैं उनमें बिल्कुल भी केंद्रक नहीं पाए जाते
जाते हैं। बात आया समझ में। आगे कहा गया है इसमें एक परिपक्व, परिपक्व का मतलब होता है मैच्योर, ठीक है। एक परिपक्व श्वेत रुधिर कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और अंतःपरद्रव्य जाल पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा गुण बिल्कुल भी दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एक परिपक्व लाल रुधिर कोशिका का, तो दोस्तों एक परिपक्व लाल रुधिर कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और अंतःपरद्रव्य जाल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन श्वेत रुधिर कोशिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में ये सभी पाए जाते हैं। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और अंतःपरद्रव्य जाल, ये सभी के सभी श्वेत कणिकाओं में पाए जाते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्वेत कणिकाओं के जीवन काल के बारे में। जो श्वेत रक्त की कणिकाएं हैं उनके हम जीवन काल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 8 घंटे से लेकर 4 दिनों तक। कितने घंटों से लेकर? 8 घंटे से लेकर 4 दिनों तक जीवन काल होता है। किनका? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का। लेकिन अगर हम बात करें लाल रुधिर कणिकाओं का, तो दोस्तों आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से यह जाना था कि लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन। और ये कहाँ जाकर नष्ट होते हैं? ये बाबू हमारे शरीर के यकृत अर्थात लीवर में जाकर नष्ट होते हैं। उसी में दोस्तों वो खत्म हो जाते हैं। कौन? तो लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। बात को समझना, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। भूलना मत है श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है 8 घंटे से लेकर 4 दिनों तक। अगला जो विशेषता है बाबू इसमें कहा गया है श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अगर बाबू किसी किताब में आपको ल्यूकोसाइट्स मिले तो आप लोग ल्यूकोसाइट्स को ही श्वेत रक्त कोशिका समझना, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाओं को ही श्वेत रक्त, श्वेत रुधिर कणिकाओं को ही ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं आगे है दोस्तों, ये केवल रक्त वाहिनियों एवं लासिका वाहिनियों के भीतर रहते हैं। दोस्तों जो हमारा लाल रुधिर कणिका है वो केवल और केवल रक्त वाहिनियों के भीतर रहते हैं, रक्त वाहिनियों के अंदर उपस्थित रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें श्वेत रुधिर कणिकाओं का, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों में तो उपस्थित रहते हैं, लेकिन रक्त वाहिनियों के साथ साथ वे लासिका वाहिनियों में भी उपस्थित रहते हैं, लासिका वाहिनियों के भीतर भी रहते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखना, ठीक है। लासिका क्या होता है, लासिका की पहचान कैसे करेंगे, ये सारा चीज मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने बिल्कुल भी लासिका नहीं पढ़ाया है। लासिका पढ़ाकर मैं आप लोगों को रक्त और लासिका के बीच जो अंतर है वो भी स्पष्ट करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में रक्त एवं लासिका के जुड़े हुए जो अंतर है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है बाबू यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं का संश्लेषण भी लाल अस्थि मज्जा के भीतर ही होता है। जिस प्रकार से लाल रक्त कणिकाओं का संश्लेषण लाल अस्थि मज्जा के भीतर होता है, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं का संश्लेषण अर्थात निर्माण लाल अस्थि मज्जा के भीतर होता है। बिल्कुल भी आप लोग मत भूलना, लाल अस्थि मज्जा के अंदर ही लाल रक्त कणिकाओं का संश्लेषण होता है और लाल अस्थि मज्जा के भीतर ही दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं का संश्लेषण होता है अर्थात निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा WBC का निर्माण, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण पलीहा, थाइमस और लसिका गांठ इन सब में भी होता है। पलीहा, थाइमस तथा लसिका गांठ इन सब में भी श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का, तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण केवल और केवल दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है, और कहीं भी नहीं होता। बात करते हैं आगे दोस्तों, आगे इसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं WBC का नष्ट होना एक समान प्रक्रिया है।
जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनका नष्ट होना, उनका खत्म होना एक समान प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के ऊतकों में होती है। हमारे शरीर के जो ऊतक है ना, उन्हीं ऊतकों में WBC का बाबू विनाश होता है, अर्थात वो खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ नष्ट होते हैं, हमारे शरीर के किन ऊतकों में नष्ट होते हैं? तो दोस्तों देखिए, जो तरल संयोजी ऊतक है ना रक्त, उसमें नष्ट होते हैं, पलीहा में नष्ट होते हैं, यकृत में नष्ट होते हैं और लासिका में नष्ट होते हैं। 8 घंटे से 4 दिनों तक जीवित रहते हैं कौन? तो WBC कणिकाएं। ठीक है, तो बाबू जब ये नष्ट होते हैं तो कहाँ पर नष्ट होते हैं? तो रक्त में, पलीहा में, यकृत और लसिका ऊतकों में। इसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्तों स्थान है जहाँ पर WBC नष्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें RBC का, तो दोस्तों RBC केवल और केवल हमारे शरीर के यकृत में ही नष्ट होता है, लीवर में ही दोस्तों वो नष्ट होता है, और कहीं भी बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता। ठीक, ऐसे समझ कर रखेंगे। आगे इसमें कहा गया है श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। हमारे शरीर की जो रक्षा करता है वो कौन करता है? तो दोस्तों WBC। हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने वाला अगर कोई कण है तो वो है WBC, अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं ही हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों को नष्ट करता है। हमारे शरीर में अगर कोई बाबू दूषित भोजन के कारण अगर बैक्टीरिया चल जाए या अगर हमारे शरीर को बीमार करने वाले जीवाणु चल जाए तो उन जीवाणुओं को नष्ट करता है, उन जीवाणुओं को वो खा लेता है। खाकर क्या करता है? खाकर दोस्तों हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे शरीर को बीमार होने से बचाता है, हमारे शरीर को संक्रमित होने से बचाता है। इतना ज़्यादा सेफ्टी हमारे शरीर के लिए दोस्तों WBC करता है। अगर WBC हमारे शरीर के रक्त में ना हो, हमारे शरीर के लासिका में ना हो, तो हमारा शरीर बिल्कुल भी लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। हमारे शरीर का जो रक्त होगा, रक्त वो भी खराब हो जाएगा। अगर रक्त से WBC कण को निकाल दिया जाए, श्वेत रक्त कणिकाओं को रक्त में से बाहर निकाल दिया जाए, तो दोस्तों रक्त हमारा खराब हो जाएगा, रक्त बिल्कुल भी हमारे शरीर में अच्छे से कार्य नहीं करेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे, और फिर हमारे जो किडनी होंगे वो भी फेल हो जाएंगे। इसलिए WBC का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे इस शरीर में। जितना योगदान RBC का है उतना ही योगदान दोस्तों WBC का भी है। बात आया समझ में? तो समझना, श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। वो क्या करती है? वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जीवाणुओं से रक्षा करती है, विषाणुओं से रक्षा करती है, हमारे शरीर में बिल्कुल भी जीवाणुओं को आगे नहीं बढ़ने देती। हमारे शरीर को बीमार पड़ाने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उसका वो नाश करती है। कौन? तो बाबू WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। आगे हम बात करते हैं, कहा गया है वे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, हेल्प करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे है बाबू, इनका कार्य रोगाणुओं को नष्ट करना। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उन रोगों को नष्ट करना। रोगों को उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु होते हैं, जो बाबू जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियो को खाकर वो नष्ट कर देता है, हमारे शरीर को दोस्तों वो बचा लेता है उन बैक्टीरिया को, उन बैक्टीरियो के द्वारा हमारे शरीर को प्रभावित करने से। ठीक है, आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया की जो संख्या होती है वो बाबू कुछ ही सेकेंडों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर धीरे धीरे हमारे शरीर में बैक्टीरिया की संख्या, जीवाणुओं की संख्या अगर बढ़ती चली जाए तो हमारा शरीर ग्रसित हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा शरीर बिल्कुल भी कार्य करने योग्य नहीं बच पाएगा। तो दोस्तों जो हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित WBC है वो क्या करता है कि जीवाणुओं की संख्या को नहीं बढ़ने देता है। जो हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले कीटाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उन रोगाणुओं को, उन कीटाणुओं को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो फटाफट उन्हें खा लेता है और खाकर हमारे शरीर से उन्हें नष्ट कर देता है। बताया समझ में आप लोगों को? जिससे हमारा शरीर रोगों से बच जाता है, रोगों से प्रभावित होने से क्या होता है? बच जाता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं आगे। दोस्तों आगे कहा गया है
इनका कार्य रोगाणुओं को नष्ट करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना, ताकि दोस्तों आपका शरीर रोगों से लड़ सके, ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहे, आप बिल्कुल भी जल्दी किसी रोग का शिकार ना हो सके। तथा हिपैरिन और हिस्टामिन का स्रावण करना है। इनका कार्य क्या है? WBC का कार्य क्या है बाबू? WBC का कार्य है रोगाणुओं को नष्ट करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना तथा हिपैरिन और हिस्टामिन का स्रावण करना। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में WBC की परिभाषा और उससे जुड़े हुए जो विशेषता है वो बता चुका है। अब हम बात करते हैं बाबू WBC के प्रकार पर, अर्थात इनके भाग पर। देखते हैं कि WBC के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में WBC को बांटा गया है। ठीक है, तो आइए नीचे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है श्वेत रुधिर कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जो WBC है हमारा, वो दोस्तों मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ऐसे दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की जो संख्या होती है, जो प्रकार होते हैं, वो दोस्तों 2 ही होते हैं, जिसमें पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। पहला कौन है? पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है दोस्तों एग्रेन्युलोसाइट्स। ये 2 भाग है किसके? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के। बताया समझ में? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करना दोस्तों। डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप ग्रेन्युलोसाइट्स जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप ग्रेन्युलोसाइट्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स जो आप देख रहे हैं, इसके भी 3 भाग हैं। इसके भी 3 भाग हैं, न्यूट्रोफिल, एस्टोनोफिल और बासोफिल। ठीक है, इनके भी 3 भाग हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एग्रेन्युलोसाइट्स का, तो एग्रेन्युलोसाइट्स के भी 2 भाग हैं, जिसमें पहला है दोस्तों लाइम्फोटिक और दूसरा है मोनोसाइट। पहला कौन है? लिम्फोसाइट। पहला है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। तो हम लोग लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसोनोफिल, बासोफिल और न्यूट्रोफिल, इन तीनों के बारे में जानेंगे। इन तीनों के बारे में जानेंगे और इधर इन दोनों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें बाबू लिम्फोसिट के बारे में, तो लिम्फोसिट के भी यहाँ पर प्रकार होते हैं, देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है बी लिम्फोसिट, टी लिम्फोसिट और फिर नेचुरल किलर सेल। ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत ही गहराई से समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपने सबसे पहले ये समझा कि WBC के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स के प्रकार का, तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें एग्रेन्युलोसाइट्स का, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। और कौन कौन होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके 2 प्रकार में पहला है दोस्तों लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। और इसके 3 भागों में पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है एसोनोफिल और तीसरा है बासोफिल। ठीक है, आइए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? तो हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। देखते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स क्या कहलाता है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा में कहा गया है वे श्वेत रुधिर कणिकाएं, क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाओं के ही भाग हैं, इसलिए परिभाषा में कहा गया है वे श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनका कोशिकीय द्रव्य कणिका युक्त होता है। दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट्स के जो कण होते हैं उसमें भी दोस्तों कण उपस्थित रहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स के जो कण होते हैं उस कण में भी छोटे छोटे कण उपस्थित रहते हैं। उनके कोशिका द्रव्य में कण उपस्थित रहते हैं। इसी कारण दोस्तों हम उन कणों को क्या बोलेंगे? हम उन कणों को ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर का एग्रेन्युलोसाइट्स का, तो दोस्तों एग्रेन्युलोसाइट्स ऐसा श्वेत रुधिर कणिका है जिसके कोशिका द्रव्य में बिल्कुल भी छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स के
बाबू कोशिका द्रव्य में छोटा छोटा कण पाया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी एग्रेन्यूलोसाइट्स के कोशिका द्रव्य में छोटा छोटा कण नहीं पाया जाएगा। कण के आधार पर, कणिका के आधार पर ही जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो अपने दो भागों में बट जाते हैं, जिसमें पहला है ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरा है एग्रेन्यूलोसाइट्स। बताया समझ में? तो यहाँ पर आपने परिभाषा जान लिया। देखिए इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो दोस्तों ग्रेन्यूलोसाइट्स का जो संश्लेषण है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और इसके कितने भाग होते हैं? इसके दोस्तों 3 भाग होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताया है ना। 3 भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 भाग होते हैं। तो देखिए बाबू, आप गौर से देखेंगे, अगर गौर से, तो आपको इसमें छिद्र दिखाई दे रहा होगा, अर्थात कण दिखाई दे रहा होगा। देखो कण, देखो कण है ना, कण कण देखिए तीनों में आपको कण दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों एग्रेन्यूलोसाइट्स का, तो एग्रेन्यूलोसाइट्स के जो यहाँ पर प्रकार है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के जो कण है उसमें आपको कण के अंदर कोई भी कण दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए कोई कण दिखाई दे रहा है, एकदम सादा दिखाई दे रहा है, सादा। तो समझ के रखना बाबू कि जो हमारा एग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उसमें कण नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों ग्रेन्यूलोसाइट्स का, तो इसके बाबू कोशिका द्रव्य में कण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में, क्योंकि न्यूट्रोफिल पहला भाग है किसका? तो ग्रेन्यूलोसाइट्स का। ग्रेन्यूलोसाइट्स का पहला भाग कौन है? तो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या कहता है समझना। न्यूट्रोफिल में कहा गया है ये WBC का लगभग 60% अंश बनाते हैं, अर्थात 60% भाग बनाते हैं। WBC में अगर किसी की अधिकता है तो वो किसकी है? तो न्यूट्रोफिल की ही है। न्यूट्रोफिल WBC का लगभग 60% अंश बनाता है। ठीक है, इनके कोशिका द्रव में छोटे कण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि बाबू न्यूट्रोफिल किसका भाग है? तो न्यूट्रोफिल भाग है ग्रेन्यूलोसाइट्स का, क्योंकि ग्रेन्यूलोसाइट्स के कण में भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसके कोशिका द्रव में कण उपस्थित रहते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? आगे दोस्तों देखिए, आगे इसमें कहा गया है इनके केंद्रक में 3 से 6 पालिकाएं होती हैं। मैंने बताया ना, श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अर्थात कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिकांग के रूप में बाबू जो न्यूट्रोफिल है, जो WBC का कण है, उसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं, यानी कि सारा चीज पाए जाते हैं। कोशिकांग के रूप में सब पाया जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन बात करें न्यूट्रोफिल का, तो बाबू न्यूट्रोफिल वाले कण के कोशिका द्रव में छोटे कण पाए जाते हैं। इनके केंद्रक में 3 से 6 पालिकाएं होती हैं। किनके केंद्रक में? तो न्यूट्रोफिल के। न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें 3 से 6 पालिकाएं होती हैं। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पालिकाएं होती हैं। ठीक है, ये उदासीन रंग से रंगे जाते हैं। न्यूट्रोफिल का कोई भी अपना रंग नहीं होता, ये बिल्कुल भी रंगीन नहीं होते, बल्कि रंगहीन होते हैं। कोई रंग इसका नहीं होता। किसका? तो न्यूट्रोफिल का। ठीक है, न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें कार्य का, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कार्य में कहा जा रहा है न्यूट्रोफिल के कण घाव एवं संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया और हानिकारक पदार्थ को निगल कर नष्ट कर देते हैं। हमारे शरीर में रोगों को फैलाने वाले अगर कोई बाबू जीवाणु होगा या हमारे शरीर में कोई घाव होगा और उस घाव को आगे बढ़ाने वाला कोई कीटाणु होगा, कोई जीवाणु होगा, तो उन कीटाणुओं को खाकर, उन जीवाणुओं को खाकर नष्ट कर देगा और हमारे घाव को सही कर देगा, हमारे शरीर को रोगों से बचा लेगा, हमारे शरीर को बीमार पड़ने से दोस्तों वो रोक लेगा। बताया समझ में? यही है न्यूट्रोफिल का कार्य। न्यूट्रोफिल की जो आकृति होती है, जो उसका जो स्वरूप होता है, वो बाबू इस प्रकार से होता है। यही है आपका न्यूट्रोफिल। ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, इसमें छोटा छोटा कण देख लीजिए, है ना, छोटा छोटा कण इसमें है ना, छोटा छोटा कण। तो बाबू आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल में छोटा छोटा कण उपस्थित है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। यही कण क्या कहलाता है? न्यूट्रोफिल कहलाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर के रोगों को फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे यूओसिनोफिल के बारे में। यूओसिनोफिल में क्या कहता है जी, समझते हैं। देखो बाबू,
ये ओशोनोफिल में कहा गया है ये WBC का 2 से 5% अंश बनाते हैं। ठीक है, पहला जो था न्यूट्रोफिल वो WBC का 60% बनाता था। कितना परसेंट? 60% बनाता था अकेले। लेकिन अगर हम बात करें योशोनोफिल का तो दोस्तों योशोनोफिल WBC का केवल और केवल श्वेत रक्त कणिकाओं का केवल और केवल 2 से 5% भाग ही बना पाता है। इनके केंद्रक में 3 पलिकाएं होती हैं। इनके भी केंद्रक में कितने पलिकाएं होती हैं? 3। जिस प्रकार से न्यूट्रोफिल में 3 होते हैं। 3 कम से कम, अधिक से अधिक 6 होता है ना। कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 होता है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप योशोनोफिल जो देख रहे हैं आप कण WBC का, तो इसमें बाबू केवल और केवल 3 ही पलिकाएं होते हैं। 3 से बिल्कुल भी ज़्यादा पलिकाएं नहीं होते हैं। इनके केंद्रक में केवल 3 ही पलिकाएं पाए जाते हैं। ये अम्लीय रंगों जैसे योसिन से रंगे जाते हैं। इनका रंग बाबू किससे रंगा जाता है? अर्थात इसका रंग कैसा होता है? तो योसिन के जैसा। योसिन के जैसा रंग होने के कारण ही इस कण का नाम पड़ा है योसिनोफिल। क्या पड़ा है? योसिनोफिल पड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी प्रकृति कैसी है बाबू? योसिनोफिल कण की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय है। अम्लीय रंगों जैसे योसिन से रंगे जाते हैं। इनमें एलर्जी के विरुद्ध गुण होता है। अगर बाबू किसी खाना को खाने से या किसी भोज्य पदार्थ को खाने से या फिर किसी वातावरण में रहने से आपके शरीर में कोई एलर्जी उत्पन्न हो जाता है तो उस एलर्जी को बाबू हमारे शरीर से कौन खत्म करता है? तो योसिनोफिल ही खत्म करता है। हमारे शरीर में उस एलर्जी को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देता। एलर्जी को कम करने का प्रयास करता है कौन? तो योसिनोफिल। ई से क्या होता है समझना, ई से होता है एलर्जी। अगर आएगा प्रश्न कि योसिनोफिल कौन सा कार्य करता है तो आप बताना। हमारे शरीर में जो एलर्जी होता है ना, तो एलर्जी के विरुद्ध कार्य करता है। हमारे शरीर में एलर्जी की मात्रा को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देता। इसकी कितनी मात्रा होता है WBC में? योसिनोफिल की मात्रा WBC में कितनी होती है? तो 2 से 5%, याद रखेंगे। 2 से 5% मात्रा होता है किसका? तो योसिनोफिल का। ठीक है, समझ लिए। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी आकृति का। देखिए यही आकृति योसिनोफिल की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो ऐसा ही होती है, देख सकते हैं। इसमें भी कण है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को पहला भाग बताया है WBC का, उसमें कण रहेंगे तो रहेंगे तो रहेंगे ही। लेकिन जो दूसरा भाग है उसमें बिल्कुल भी कण नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कण आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कण आपको दिखाई दे रहा है। और ये आकृति किसका है? तो बाबू ये आकृति है योसिनोफिल का। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर। तीसरा जो नंबर है उसका नाम है बेसोफिल। क्या नाम है? बेसोफिल। हम बासोफिल पढ़ रहे थे, बेसोफिल इसको बोलेंगे। ठीक है, बेसोफिल की बाबू मात्रा कितना होता है बताइए तो? अर्थात बेसोफिल WBC का कितना अंश बनाता है? तो बहुत ही कम, 0 से 1%, यानी कि ना के बराबर आप कह सकते हैं। WBC का दोस्तों बेसोफिल ना के बराबर भाग बनाता है, अर्थात 0 से 1% अंश ही बना पाता है। इनके केंद्रक में 2 पलिकाएं होती हैं। इनके केंद्रक में कितने पलिकाएं होती हैं? 2 बाबू। न्यूट्रोफिल में 3 से 6। इसके पहले जो था योसिनोफिल उसमें पलिकाएं कितनी होती है? 3। अगर हम बात करें बेसोफिल का तो बेसोफिल में पलिकाएं होती हैं कितने? तो 2। इनके केंद्रक में केवल और केवल 2 ही पलिकाएं होती हैं। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। देखिए कहा गया है, आप देख सकते हैं, बोला गया है बाबू ये क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं तथा हिपैरिन तथा हिस्टेमिन नामक पदार्थ स्रावित करते हैं जो क्रमशः रुधिर को जमने से रोकते हैं। हमारे शरीर में रक्त का जो प्रवाह है ना, उस रक्त के प्रवाह को रुकने से रोकते हैं। हमारे शरीर के वाहिकाओं में, हमारे शरीर के जो रक्त वाहिकाएं हैं उन वाहिकाओं में जो रक्त का संचार हो रहा है वो संचार ना रुके, रक्तों की गति ना रुके, उस गति को बाबू ना रोकने के लिए ही वो कार्य करते हैं। ठीक है, रुधिर को जमने से रोकते हैं ताकि जो रुधिर है, जो रक्त है, वो बिल्कुल भी जम ना सके। बताया समझ में? और एलर्जी के विरुद्ध काम करते हैं। जिस प्रकार से एसोनोफिल एलर्जी के विरुद्ध काम करता है, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों
ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा बेसोफिल है ना, ये भी एलर्जी के विरुद्ध कार्य करता है। लेकिन ज़्यादातर इसका कार्य क्या है? ज़्यादातर इसका कार्य है हमारे शरीर के रक्त वाहिकाओं में रक्त का संचार करना, रक्त को गति प्रदान करना। बात आया समझ में? चलिए अब हम यहाँ पर इसके आकृति की बात करते हैं। तो बेसोफिल की जो आकृति होती है वो दोस्तों इस प्रकार से होती है, देख सकते हैं, यही है आपका बेसोफिल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा केंद्रक। तो इसमें भी कण है, आप देख सकते हैं, जो छोटा छोटा देख रहे हैं ना ये वाला, ये क्या है? कण है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही जो WBC का पहला भाग है उसमें कण होगा तो होगा ही, तो इसमें भी कण होगा क्योंकि पहले भाग का ही यह तीसरा भाग है। कौन? तो बेसोफिल। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू हमारा जो बेसोफिल है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं WBC के दूसरे भाग पर। WBC का जो दूसरा भाग है वो है एग्रोन्यूलोसाइट्स। क्या है? एग्रोन्यूलोसाइट्स। तो बाबू एग्रोन्यूलोसाइट्स का जो परिभाषा है इसमें कहा गया है वे श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनका कोशिकीय द्रव्य कणिकाहीन होता है। कणिकाहीन कहने का मतलब कोई कण नहीं पाया जाता है। ठीक, WBC का पहला जो भाग है उसमें कण पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं। लेकिन दूसरे भाग एग्रोन्यूलोसाइट्स के कोशिका द्रव्य में बिल्कुल भी कण नहीं पाए जाते हैं। वे श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनका कोशिकीय द्रव्य कणिकाहीन होता है तथा केंद्रक में पलिकाएं नहीं होती। जिस प्रकार से दोस्तों आपने अभी बेसोफिल, एस्ट्रोनोफिल और न्यूट्रोफिल में पालिका देखा, ऐसे पालिकाएं बिल्कुल भी आप लोगों को एग्रोन्यूलोसाइट्स में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इसमें पालिकाएं ना के बराबर होती हैं, कण ना के बराबर होते हैं, कण और पालिका नहीं होते। जब कण ही नहीं होगा तो पालिका कहाँ से होगा? आप ही बताइए। जिसमें कण होगा उसी में पालिका होगा। तो जब एग्रोन्यूलोसाइट्स में कणिका नहीं है, कण नहीं है, तो बाबू पालिका भी नहीं होगा। ठीक है, समझ कर रखेंगे। तो समझना, परिभाषा यही है। परिभाषा में कहा गया है वे श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनका कोशिकीय द्रव्य कणिकाहीन होता है तथा केंद्रक में पलिकाएं नहीं होती, उसे कहा जाता है एग्रेन्यूलोसाइट्स। बात आया समझ में? अब एग्रेन्यूलोसाइट्स के भी दो भाग हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताया, देख सकते हैं, है ना फिगर यहाँ पर। एग्रेन्यूलोसाइट्स के दो भाग हैं। यहाँ पर कहाँ चले आए? एग्रेन्यूलोसाइट्स के दो भाग हैं। कौन कौन? तो लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। यहाँ पर पहला है मोनोसाइट। एक सेकेंड, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर मोनोसाइट आ चुका है बाबू। मोनोसाइट के बाद लिम्फोसाइट होगा, यहाँ पर लिम्फोसाइट होगा, है ना? लिम्फोसाइट है, दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए पहले हम मोनोसाइट को पढ़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोनोसाइट को पढ़ लेते हैं। एग्रेन्यूलोसाइट्स कितने भाग होते हैं? एग्रेन्यूलोसाइट्स के दो भाग होते हैं। कौन कौन? तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसमें कहा गया है इसका संश्लेषण, कहने का मतलब ये हुआ एग्रेन्यूलोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर के किस स्थान पर एग्रेन्यूलोसाइट्स का निर्माण होता है? तो याद रखना, हमारे शरीर के पलीहा तथा लसिका ग्रंथियों में, पलीहा और लसिका ग्रंथियों में ही एग्रेन्यूलोसाइट्स वाले WBC का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं मोनोसाइट्स के बारे में। तो दोस्तों मोनोसाइट्स में कहा गया है ये WBC का 3 से 7% अंश बनाते हैं। WBC का कितना प्रतिशत अंश बनाते हैं? तो दोस्तों 3 से 7%। इनका केंद्रक बड़ा और अंडाकार होता है। मोनोसाइट्स के जो केंद्रक होते हैं वो बड़ा और अंडाकार होते हैं। ये गतिशील होते हैं तथा जीवाणुओं को निगलकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ ऊतक मरम्मत का कार्य भी करते हैं। अर्थात अगर आपके शरीर में बाबू कहीं पर अगर आपके शरीर में घाव हो जाता है, चाहे आपका शरीर कहीं से फट जाता है, कट जाता है, आपके शरीर में कहीं पर चोट लग जाता है, तो जो चोट ठीक करने का कार्य होता है वो बाबू मोनोसाइट्स ही करता है। मोनोसाइट्स नाम का एक दवा भी आता है। ठीक है, तो मोनोसाइट्स वाला जो
मोनोसाइट्स का जो WBC कण है वो क्या करता है, वो हमारे शरीर में कटे छटे भागों को भरता है, हमारे शरीर के घावों को ठीक करता है, हमारे शरीर को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जीवाणुओं को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, ऐसा आप समझ के रखना। ये हुआ बाबू इसका परिभाषा। ठीक है, अगर हम बात करें मोनोसाइट्स के प्रकार का, तो मोनोसाइट्स के टोटल 2 प्रकार होते हैं। मोनोसाइट्स के कितने प्रकार होते हैं, तो 2। कौन कौन, समझेंगे आगे। ठीक है, देखिए पहले हम मोनोसाइट्स की आकृति देख लेते हैं। देखिए यही है मोनोसाइट्स, देख रहे हैं केंद्रक कैसा है, केंद्रक बड़ा है, मैंने बताया ना मोनोसाइट्स के केंद्रक बड़ा और अंडाकार होता है। तो देख सकते हैं इसमें जो केंद्रक आप देख रहे हैं लाल कलर का, ये काफ़ी बड़ा है बाबू। ठीक है, अंडाकार है, अंडा के जैसा है। ठीक है, यही है मोनोसाइट्स। अब हम बात करते हैं नीचे, तो देखिए मोनोसाइट्स के 2 भाग होते हैं, फिगर के माध्यम से समझना। यही है मोनोसाइट्स। देखिए मोनोसाइट्स में बाबू देखो, जो आप ये कण देख रहे हैं ना, ये कण है मोनोसाइट है, और इसमें जो आप ये देख रहे हैं इसको बोलेंगे केंद्रक। ये केंद्रक कैसा है, तो अंडाकार है। ठीक है, ये है लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में जो केंद्रक है वो कैसा है, तो गोलाकार है। आप देख सकते हैं मोनोसाइट्स के 2 भाग होते हैं। मोनोसाइट्स के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों डेंड्राइटिक कोशिकाएं और दूसरा है माइक्रोफेज कोशिकाएं। दूसरा है माइक्रोफेज कोशिकाएं और पहला है डेंड्राइटिक कोशिकाएं। ठीक है, डेंड्राइटिक कोशिकाएं और माइक्रोफेज कोशिकाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइटिक कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, डेंड्राइटिक कोशिकाएं क्या कहलाती है जी, समझने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं ना कितने सारे भाग हैं, ये सारे चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डेंड्राइटिक कोशिकाएं के जो परिभाषा है उनके बारे में। दोस्तों कहा गया है ये प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख प्रतिजन प्रस्तुतकर्ता कोशिकाएं हैं। कौन, डेंड्राइटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख प्रतिजन प्रस्तुतकर्ता कोशिकाएं हैं, जो अन्य प्रभावकारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को आक्रामक रोग जनकों से लड़ने के लिए सूचित करती है। जो भी रोगों से लड़ने वाली हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को कौन इंडिकेट करता है, तो डेंड्राइटिक कोशिकाएं। आप समझ सकते हैं कि ये दोस्तों एक तरीके से काम करती है किस रूप में, तो ये एक तरीके से काम करती है तंत्रिका ऊतक रूप में। तंत्रिका ऊतक कैसा होता है, तो पेड़ के जैसा होता है, अर्थात उसकी जो आकृति होती है वो दोस्तों होती है पेड़ की जैसी ना। पेड़ के शाखाएं होते हैं ना चारों तरफ है, ठीक उसी प्रकार से तंत्रिका ऊतक के जो शाखाएं होते हैं वो भी चारों तरफ होते हैं। तो तंत्रिका ऊतक जैसा ही कौन काम करता है, डेंड्राइटिक कोशिकाएं काम करती है, क्योंकि ये संकेत प्रदान करती है हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में गंदे पदार्थ खाने से या बाबू जो अशुद्ध वायु है या फिर जो अशुद्ध जल है उनके अशुद्ध जल, अशुद्ध वायु या अशुद्ध भोजन उनके प्रभाव में आने के कारण जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, हमारे शरीर में जब जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो उन जीवाणुओं से लड़ने के लिए जो कोशिकाएं उपयुक्त होते हैं, जो WBC उपयुक्त होते हैं, उन WBC कणिकाओं तक संकेत कौन पहुंचाता है, तो डेंड्राइटिक कोशिकाएं ही पहुंचाती हैं। ये स्वयं नहीं लड़ता लेकिन इंडिकेट कर देता है, संकेत पहुंचा देता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में संकेत पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है, तो तंत्रिका ऊतक। तो समझना तंत्रिका ऊतक के जैसा ही डेंड्राइटिक कोशिकाएं काम करती है। देख सकते हैं कहा गया है ये प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख प्रतिजन प्रस्तुतकर्ता कोशिकाएं हैं, जो अन्य प्रभावकारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को आक्रामक रोग जनकों से लड़ने के लिए सूचित करती है, अर्थात संकेत प्रदान करती है, इंडिकेट करती है। ठीक है, सिग्नल भेज देती है कि जो रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु है ना, रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु है उससे तुम जाकर लड़ो। ठीक है, उसको तुम नष्ट करो ताकि शरीर बिल्कुल भी रोगों के प्रभाव में ना आ सके।
यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है डेंड्राइटिक कोशिकाएं उन ऊतकों में पाई जाती है जिनका बाहरी वातावरण से संपर्क होता है। डेंड्राइटिक कोशिकाएं किन ऊतकों में पाई जाती है बाबू? डेंड्राइटिक कोशिकाएं उन ऊतकों में पाई जाती है जिनका बाहरी वातावरण से संपर्क होता है, जैसे त्वचा। हमारे शरीर की जो त्वचा होती है वो हमारे शरीर की जो त्वचा होती है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में होती है। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पर नाक, फेफड़े, पेट, पाचन तंत्र की परतें, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? पाचन तंत्र की परतें, यानी कि हमारा पेट। पाचन तंत्र की परतें को छोड़ दीजिए। त्वचा जो है हमारा शरीर की जो त्वचा है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में है। और साथ ही हम बात करें दोस्तों फेफड़ा, तो फेफड़ा भी हमारा जो बाहरी वातावरण है ना उसके संपर्क में है। पेट भी बाहरी वातावरण के संपर्क में है, लेकिन पाचन तंत्र बिल्कुल भी बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं है। लेकिन पाचन तंत्र की जो परत है वो हो सकता है किसमें? तो डेंड्राइटिक कोशिकाओं के लिए पाचन तंत्र के जो परत होते हैं उन परतों पर डेंड्राइटिक कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। ये कोशिकाएं डेंड्राइटिक कोशिकाएं क्या करती हैं बाबू? डेंड्राइटिक कोशिकाएं बी कोशिकाओं के कार्य में भी योगदान देती हैं। दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होता है दोस्तों बी कोशिका, एक होता है सी कोशिका, याद रखेंगे। तो जो बी कोशिका है ना, तो बी कोशिकाओं के कार्य में कौन योगदान देती है? तो बाबू हमारा डेंड्राइटिक कोशिका। ठीक है, और उनकी योगदान देती है और उनकी प्रतिरक्षा स्मृति को बनाए रखने में मदद करती है। प्रतिरक्षा जो स्मृति है उसको बनाए रखने में मदद करती है। अगर किसी रोग से एक बार हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है और पुनः से जब हम उस रोग से प्रभावित होने वाले होते हैं तो बाबू जो हमारे शरीर के कोशिकाएं होते हैं, कौन? जो हमारे शरीर के बी कोशिकाएं होते हैं ना, बी कोशिकाएं, ये दोस्तों तुरंत ही हमारे शरीर में एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसको याद रहता है हमारे शरीर में तुरंत बी कोशिका एक्टिव हो जाता है क्योंकि इसको पता होता है कि कौन सा रोग इस शरीर में उत्पन्न होने वाला है और उस रोग से जाकर वो लड़ता है। रोगों को उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं उनसे वो जाकर लड़ाई करता है, उनसे वो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उसके पास जाकर उसको वो ख़त्म करने का प्रयास करता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और बी कोशिकाओं को इंडिकेट कौन करता है बाबू? बी कोशिकाओं को इंडिकेट करने वाला होता है डेंड्राइटिक कोशिकाएं, और डेंड्राइटिक कोशिकाओं के कारण ही बी कोशिकाओं की जो स्मरण शक्ति होती है वो समान बनी रहती है। ठीक है, देखिए है ना तंत्रिका ऊतक की जैसा, देख सकते हैं तंत्रिका ऊतक के जैसा ही जो डेंड्राइटिक कोशिका है वो बाबू हैं। देखिए पेड़ के जैसा, जिस तरीके से पेड़ की शाखाएं चारों तरफ होती हैं, ठीक है उसी प्रकार से जो डेंड्राइटिक कोशिका है उसके भी शाखाएं चारों तरफ हैं, है ना बाबू, चारों तरफ है। ऐसा आपने तंत्रिका ऊतक को देखा होगा, तो सेम तंत्रिका ऊतक के जैसा ही डेंड्राइटिक कोशिका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने फिगर आप लोगों को दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारा चीज़। बात करें आगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं बोला गया है डेंड्राइटिक कोशिका शब्द कोशिका के वृक्ष जैसे या डेंड्राइटिक स्वरूप के कारण दिया गया था। हम लोग इसमें यह समझने वाले हैं कि डेंड्राइटिक कोशिका में जो डेंड्राइटिक शब्द है वो कहाँ से आया। डेंड्राइटिक कोशिका में जो डेंड्राइटिक शब्द है वो कहाँ से आया, तो समझना बाबू। डेंड्राइटिक कोशिका शब्द कोशिका के वृक्ष जैसे या डेंड्राइटिक स्वरूप के कारण दिया गया था। देखिए यहाँ पर इसकी आकृति कैसा है, तो वृक्ष के जैसा है। ठीक है, इसी कारण इसका नाम दिया गया है डेंड्राइटिक कोशिका। डेंड्राइटिक का हिंदी अर्थ जो होता है, डेंड्राइटिक का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बाबू क्या, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। शायद उसका हिंदी अर्थ नहीं है, इधर नहीं है, शायद भूल गए हैं, हम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, यही होता है वृक्ष। वृक्ष माना ना वृक्ष, शब्द कोशिका के वृक्ष जैसे ना, वृक्ष आप समझ के रखना है। ठीक है बाबू, वृक्ष समझ के रखना। वृक्ष जैसे या डेंड्राइटिक स्वरूप के कारण दिया गया था। आगे कहा गया है इन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रहरी भी माना जाता है क्योंकि ये जन्मजात और अनुकूली दोनों प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इतना समझ के रखो ना, इतना समझ लीजिएगा ना जितना मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो समझिए कि बहुत ज़्यादा आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता चुका है
डेंड्राइट्री कोशिका। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो दूसरा कोशिका है ना मैक्रोफेज, उस पर चलते हैं। मैक्रोफेज कोशिकाएं पर आते हैं। मैक्रोफेज कोशिका में बताया गया है क्या, समझिएगा। इसमें कहा गया है मैक्रोफेज कोशिकाएं में बताया गया है ये कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है, यानी कि WBC का एक प्रकार है, जो शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और मृत कोशिकाओं को निगल कर नष्ट कर देते हैं। आपको पता है कि WBC हमारे शरीर में हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु होते हैं उसी को नष्ट करने का प्रयास करता है। तो बाबू WBC के जो भी कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो रोगाणु है, उसे ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो आप मैक्रोफेज कोशिकाएं दिख रहे हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थों में जो पदार्थ बैक्टीरिया, वायरस और मृत कोशिकाओं के रूप में होते हैं उसे निगल कर, उसे खाकर नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसे हमारे शरीर से अलग कर देते हैं। ये कोशिकाएं शरीर के विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है और संक्रमण या क्षति का पता चलने पर सक्रिय हो जाती है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होने वाला होता है, जैसे ही हमारे शरीर में कहीं पर बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, तो ये कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं, तुरंत एक्टिव हो जाती है और वहाँ पर दोस्तों पहुंचकर उसे नष्ट करने का प्रयास करती है। कौन, तो मैक्रोफेज कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर आगे कहा गया है मैक्रोफेज को हिंदी में बृहत भक्ष कोशिका या बृहत भक्षक कहा जाता है, क्योंकि यह खाने का काम करता है। मैक्रोफेज कोशिका क्या करता है, मैक्रोफेज कोशिका रोगाणुओं को खाने का काम करता है, बैक्टीरिया को निगलने का काम करता है। तो बाबू खाने और निगलने के कारण ही इस कोशिका को भक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भक्षक, खाने वालों को भक्षक कहा जाता है। यहाँ पर मैक्रोफेज सेल का हिंदी नाम है बृहत भक्षक कोशिका या फिर बृहत भक्षक है, समझ कर रखना आप सभी। ठीक है, आगे कहा गया है ये कोशिकाएं हानिकारक पदार्थों को निगल कर उन्हें पचा जाते हैं, जिससे शरीर को उनसे छुटकारा मिलता है, अर्थात रोग उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु होते हैं उनसे हमारे शरीर को छुटकारा मिलता है। मैक्रोफेज का निर्माण मोनोसाइट्स के विभेदन के माध्यम से होता है। जब मोनोसाइट्स का विभेदन होता है, जब मोनोसाइट्स का विखंडन होता है, तब जाकर बाबू मैक्रोफेज का निर्माण होता है। ठीक है, देख लीजिए इसका आकृति कैसा है, देखिए यही है मैक्रोफेज कोशिका। इसी को क्या बोलते हैं, भक्षक कोशिका। यही है मैक्रोफेज कोशिका। देख सकते हैं जीवाणु को पकड़ लिया, यही ना जीवाणु, यही है बैक्टीरिया को देख सकते हैं पकड़ लिया है। अब पकड़ के क्या करेगा, खींच लेगा, खींच के वो खा लेगा, खा के पचा लेगा, और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है मैक्रोफेज शब्द ग्रीक शब्द मैक्रो, जिसका अर्थ बड़ा होता है। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा और मिनी का अर्थ होता है छोटा। तो आप देख सकते हैं यह कोशिका काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं ये कोशिका क्या है, काफ़ी दोस्तों बड़ा है। तो मैक्रोफेज में मैक्रो का अर्थ क्या होता है, मैक्रोफेज में मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, और जो फेज है उसका अर्थ होता है खाना। मैक्रोफेज शब्द ग्रीक शब्द मैक्रो, जिसका अर्थ होता है बड़ा, और फेजिन, जिसका अर्थ होता है खाना, से मिलकर बना है। ठीक है, आप समझ लिए, मैक्रो और फेजिन से मिलकर ही मैक्रोफेज बना है, जिसमें मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा और फेजिन का अर्थ होता है खाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। जो लिम्फोसाइट्स है ना, इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों लिम्फोसाइट्स में कहा गया है ये WBC का 30 से 35% भाग बनाते हैं। लिम्फोसाइट्स किसका भाग है, देखिए लिम्फोसाइट्स किसका भाग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट किसका भाग है, यहाँ पर आप देखो एक और फिगर है, मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताता हूँ। देखिए लिम्फोसाइट जो है वो किसका भाग है, तो दोस्तों एग्रोन्यूलोसाइट्स का ही भाग है। कौन, तो लिम्फोसाइट है। और मैंने आप लोगों को मोनोसाइट के बारे में बता चुका। आइए लिम्फोसाइट में, हाँ लिम्फोसाइट में हम लोग आने का प्रयास करते हैं।
यही ना था, मोनोसाइट है, ऊपर है ना, है क्या है मोनोसाइट, मैंने मोनोसाइट बता दिया है। अब ये लास्ट है, ठीक है। देखो लिम्फोसाइट में क्या कहा गया है, कहा गया है ये WBC का 30 से 35% भाग बनाते हैं। लिम्फोसाइट्स WBC का 30 से 35% भाग बनाते हैं। WBC में 30 से 35% भाग किसका रहता है, तो लिम्फोसाइट्स का ही रहता है। इनमें केंद्रक बड़े और गोलाकार होते हैं। यह एंटीबॉडी बनाकर शरीर का प्रतिरक्षण करता है, अर्थात शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर को रोगों से बचाता है, रोगाणुओं से बचाता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है, कौन, तो लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के प्रकार के बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है टी कोशिका और दूसरा होता है बी कोशिका। टी कोशिका किसे कहते हैं समझना। टी कोशिका में कहा गया है, टी कोशिकाएं बाबू लिम्फोसाइट्स के दो प्रकार, जिसमें पहला है टी कोशिका और दूसरा है बी कोशिका। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, PDF में दे दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। लिम्फोसाइट के दो प्रकार है ना फिगर में, एगो टी सेल यानी कि टी कोशिका, एगो बी सेल यानी कि बी कोशिका। ठीक है, तो हम यहाँ पर टी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए टी सेल में क्या बताया गया है, टी कोशिकाएं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करती हैं। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करने वाली जो प्रतिक्रिया है उसको वो जागृत करती है। कौन, तो टी कोशिका। ये अनश्वेत रक्त कोशिकाओं के साथ मिलकर उन्हें संक्रमण के प्रति सचेत करती है, अर्थात जागृत करती है। ये कोशिकाएं मानव शरीर में उन कोशिकाओं को भी नष्ट कर सकती है जो किसी रोगाणु से संक्रमित है। हमारे शरीर की जो भी कोशिकाएं रोगाणु से संक्रमित है, अर्थात रोग युक्त हो चुके हैं, उन कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है। कौन, तो टी कोशिका। टी कोशिका की जो आकृति होती है वो दोस्तों ऐसी होती है, आप देख सकते हैं, यही है टी कोशिका। ये कैसा है, तो बाबू ये है टी कोशिका, याद रखना इसकी आकृति ऐसा ही होता है, बताया समझ में। और इसमें देख सकते हैं केंद्रक काफ़ी बड़ा है, बीच में जो आप गोलाकार देख रहे हैं ना, गोल गोल, यही है केंद्रक। टी कोशिका का केंद्रक है, इसको ही केंद्रक कहते हैं। आगे है बी कोशिका। बी कोशिका में बताया गया है, बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं। ये विशेष प्रोटीन होते हैं जो कीटाणुओं से चिपक जाते हैं। जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी बाबू जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं से चिपक जाते हैं। कौन, तो बी कोशिका। बी कोशिका को कौन इंडिकेट करता है, तो बी कोशिका को इंडिकेट करता है डेंटिक कोशिका, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती है। ये विशेष प्रोटीन होते हैं जो कीटाणुओं से चिपक जाते हैं। इससे मानव शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए उन्हें देखना और नष्ट करना आसान हो जाता है। बी कोशिकाओं के द्वारा ही जो WBC की कोशिकाएं होती हैं, WBC के जो कण होते हैं, वो रोगाणुओं को पहचान पाने में सक्षम हो पाते हैं, वो कीटाणुओं को, वो बैक्टीरिया को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि बी कोशिका के कारण ही WBC में जो बाबू कण होते हैं वो रोगाणुओं को देख पाने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, समर्थवान हो पाते हैं। बी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है। ये विशेष प्रोटीन होते हैं जो कीटाणुओं से चिपक जाते हैं। इससे मानव शरीर की अनश्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए उन्हें देखना और नष्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो बी कोशिका कैसा होता है, देख सकते हैं बाबू, बी कोशिका ऐसा होता है। इसमें देख सकते हैं केंद्रक काफ़ी बड़ा है ना, केंद्रक, इसमें भी केंद्रक काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लिम्फोसाइट में बता चुका है कि लिम्फोसाइट के केंद्रक काफ़ी बड़ा होते हैं। इसमें कहा गया है विशेष लिम्फोसाइट्स भी रोगाणुओं को याद रखते हैं। जो विशेष लिम्फोसाइट्स वाले कण हैं वो भी रोगाणुओं को याद रखते हैं। इन्हें मेमोरी सेल कहते हैं। अगर आप दोबारा उसी रोगाणु से संक्रमित होते हैं, उसी रोगाणु से अगर आप बीमार होते हैं, तो उसे पहचानने वाली मेमोरी सेल तेजी से रिलीज हो जाती है, अर्थात सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होकर एंटीबॉडी बना सकती है। इससे आपके शरीर को संक्रमण से तेजी से निपटने में मदद मिलती है, अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। बताया समझ में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में श्वेत रक्त कोशिका से जुड़ा हुआ कुल जितनी सारी जानकारी है वो मैंने आप लोगों को दे चुका है। इतना सारा है श्वेत रक्त कोशिका। जो भी आप लोग, जो भी बच्चे इसको हल्के में ले रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे WBC बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि WBC कितना ज़्यादा फास्ट है। अगर आप समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से WBC से जुड़े हुए जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त हुई होगी। आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया
है तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।